मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पाशा पटेल जी, हमारे नागपुर महानगर के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश जी व्यास, हमारे साथी विधायक चंद्रशेखर जी बावनकुळे, गणेश जी हाके, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय जी भेंडे और यहां उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, दोस्तों, भारत सुरक्षा यात्रा कुछ ही समय बाद यहां पर पहुंच रही है और नागपुर में यात्रा का प्रवेश वर्धा रोड से हो रहा है। ऐसे समय हजारों लोग होटल प्राइड के सामने यात्रा का स्वागत करने के लिए एकत्रित है और कुछ ही समय के बाद आदरणीय अडवाणी जी हमारे बीच यहां पर उपस्थित होंगे। लोग ये सवाल पूछते हैं कि भारत सुरक्षा यात्रा क्यों? दोस्तों, इस देश की आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए अगर इस भारत देश में देश की जनता को जागरूक नहीं किया गया तो हमारी आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और इस आंतरिक सुरक्षा को अगर हम काबू में नहीं ला पाए तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं होगा कि इस भारत के ऊपर बाहरी शक्तियों का राज चलेगा। आज इस भारत देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ रहा है, और केवल ये बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार इस आतंकवाद को रोकने में, इस नक्सलवाद को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है, देश किसके हाथों में है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। देश के पहरेदारों को, जिनके हाथ में हमने बागडोर सौंपी इस देश को बचाने की, जिनके हाथ में हमने बागडोर सौंपी देश की सुरक्षा की, ऐसे इस देश को चलाने वाले यूपीए के लोग जिस प्रकार से वोट की राजनीति में अंधे होकर इस देश में बढ़ते आतंकवाद को और नक्सलवाद को अपने दामन में जगह दे रहे हैं, उसके कारण इस भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर देश के कर्णधारों को देश की सुरक्षा की चिंता नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी लोगों में जाकर अलख जगाएगी और लोगों से कहेगी कि अब इस देश की सुरक्षा को अगर बरकरार रखना है तो दोस्तों देश के लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। और इसी कारण से इस देश के अंदर इस भारत सुरक्षा यात्रा का आयोजन किया गया है। इतनी विचित्र परिस्थिति है, ये देश किस ओर जा रहा है, किस ओर हम लोग ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, केरल के अंदर जिन्होंने बम विस्फोट किए और बम विस्फोट के कारण जिन विस्फोटों में 60 से ज्यादा लोग मरे, ऐसे बम विस्फोटों का अपराधी केवल किसी धर्म विशेष का धर्मगुरु है। इसलिए केरल की विधानसभा जिस समय कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के सहयोग से एक प्रस्ताव लाती है और बाहर नहीं, विधानसभा के अंदर मांग की जाती है और विधानसभा के अंदर जिस समय यह प्रस्ताव पास किया जाता है
कि 60 लोगों के मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार है ऐसा आतंकवादी केवल एक धर्म विशेष का धर्मगुरु है, इसलिए उसको जेल से छोड़ दिया जाए तो फिर हमने देश को किसके हाथों में दिया है, ये सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। केरल के अंदर विधानसभा ने वहां पर और इस प्रकार से केंद्र की सरकार को और केरल की सरकार को भी विधानसभा का प्रस्ताव पास करके उस अपराधी को छोड़ने की बात कही, तो मुझे वो दिन दूर नहीं लगता। केरल में भी वही कम्युनिस्ट और कांग्रेस बैठी है और देश के दिल्ली के तख्त पर भी वही कम्युनिस्ट और कांग्रेस बैठी है। वो दिन दूर नहीं जब केवल वोटों के लालच में, मतों के लालच में केंद्र की सरकार भी लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाकर और दाऊद जैसे गुंडों को, चूंकि वो किसी धर्म विशेष के हैं या किसी मतों के ऊपर वो कुछ न कुछ अपनी पैठ रखते हैं, इसलिए उनको भी देशभक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पास करेगी और उस दिन इस देश की जनता कुछ भी नहीं कर पाएगी। यही नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से असम के अंदर घुसपैठ चल रही है, किस प्रकार की घुसपैठ है, आज असम में, बिहार में, बंगाल में पूरी की पूरी जनसंख्या की डेमोग्राफी बदल गई। अचानक हमें पता चलता है कि 5 साल के अंदर असम के कुछ जिलों में, बिहार के 8 से 9 जिलों में और बंगाल के 7 से 8 जिलों में अचानक हिंदू अल्पसंख्याक हो गया। पता नहीं कहां से वहां की जनसंख्या बढ़ गई और ये जनसंख्या अगर हमारे देश के मुसलमानों से बढ़ती तो हमें चिंता नहीं थी, देशभक्तों से बढ़ती हमें चिंता नहीं थी। ये जनसंख्या जो बढ़ी वो कहीं बांग्लादेश से, कहीं पाकिस्तान से, कहीं नेपाल के रास्तों से आने वाले घुसपैठियों के कारण अगर हमारे 8 जिलों में हमारे देश के रहने वाले जो बुनियादी लोग हैं ये अगर अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी। और दोस्तों, इस सरकार का चरित्र कैसा है हमने देखना चाहिए, समझना चाहिए। आसाम के अंदर आईएमडीटी का एक्ट है और ये आईएमडीटी का एक्ट क्या है? ये एक्ट ऐसा था कि आने वाला घुसपैठिया ये इस देश का नागरिक बन जाता था। उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ये प्रूव करे कि वो इस देश का नागरिक है। ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि सरकार इस बात का सबूत दे कि वो इस देश का नागरिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लड़ी और लड़कर भारतीय जनता पार्टी ने और इसके खिलाफ अलग जगाया और हम बार बार उसका विरोध करते थे। हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा असम के अंदर जो घुसपैठ है वो केवल इस आईएमडीटी एक्ट के कारण हुआ है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी का कानून निरस्त किया। दोस्तों, दिल्ली में बैठे हुए लोग इतने बेशर्म हैं कि वो वहां पर कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी का कानून निरस्त किया तो एक नया कानून हम बनाएंगे और वहां बैठे हुए घुसपैठियों को हम नागरिकों का दर्जा देंगे। किसके हाथ में यह देश है? क्या यह सुरक्षित देश है? क्या इस देश के अंदर कोई भी घुस सकता है? क्या यह धर्मशाला है? कोई भी यहां पर आएगा और इस देश के साथ खिलवाड़ करेगा। हमारे मंदिरों में विस्फोट हो रहे हैं, ये विस्फोट कौन कर रहा है इसके पीछे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के अंदर आज आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है। दोस्तों, एक जमाने में हमारे देश में नक्सलवाद ये राज्य का प्रॉब्लम माना जाता था क्योंकि कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में नक्सलवादी कार्रवाइयां चलती थी, कुछ लोग उसको स्पॉन्सर करते थे। उन नक्सलवादी कार्रवाइयों के आधार पर उन राज्यों में पुलिस उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करती थी, पर आज की परिस्थिति बदल गई। अब दोस्तों, नक्सलवाद में और आतंकवाद में कोई फर्क नहीं रहा। अब नक्सलवादी इस देश का नहीं रहा। हमारे गढ़चिरौली में भी आया हुआ नक्सलवादी अब नेपाल से आया हुआ माओवादी है और वो नेपाल का भी माओवादी नहीं है। नेपाल के रास्ते इस देश की आंतरिक सुरक्षा को तहस नहस करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश
इन जैसे राष्ट्रों से भेजे हुए ये सारे के सारे नक्सलवादी है। और एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हमारे देश का जो हरित पट्टा है, हमारे देश के जंगलों का जो भाग है, उन जंगलों के भाग के ऊपर इन सारे के सारे नक्सलवादियों ने कब्जा कर लिया। और अब परिस्थिति ऐसी है कि हमारे देश का ये जो ग्रीन बेल्ट था, जो नेपाल और बिहार से झारखंड के रास्ते और छत्तीसगढ़ के रास्ते, महाराष्ट्र के रास्ते, आंध्र प्रदेश के रास्ते, कर्नाटक तक जाता था, अब ये ग्रीन बेल्ट नहीं रहा, अब ये लाल बेल्ट हो गया, रेड बेल्ट हो गया। क्योंकि हमारी इस वन संपदा के ऊपर पूरे तरीके से नक्सलवादियों ने कब्जा कर लिया और देश की सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। क्योंकि इन नक्सलवादियों के आका कौन है, इनके बाप कौन है? केंद्र में जिनके भरोसे मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही है, वो सारे के सारे तमाम कम्युनिस्ट ये इन नक्सलवादियों के बाप हैं। और इनको अगर हाथ लगाया तो हमारी कुर्सी नहीं टिकेगी, ये सरकार जानती है और इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं चल रही। तो दोस्तों, जो आतंकवाद केवल सीमाओं के ऊपर था, अब सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह आतंकवाद हमारे घर तक पहुंचा है। और कब तक इस देश के अंदर वोट की राजनीति के लिए इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति को हम सहन करेंगे, ये विचार करने की आज आवश्यकता है। कब तक इस देश के अंदर पनपते हुए इस आतंकवाद के, नक्सलवाद के नाग को, सांप को हम लोग आस्तीन में लेकर घूमेंगे, इसका विचार करने की आवश्यकता है। आज अगर नहीं जागे तो फिर सोते ही रह जाएंगे। और दोस्तों, आज अगर नहीं जागे तो कल का हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो अगली कौम है, वो कौम हमें पूछेगी कि ये देश जल रहा था, इस देश के अंदर आतंकवादी, नक्सलवादी कब्जा कर रहे थे, उस समय आप देश के ठेकेदार बनकर घूमते थे, आप देश के लिए क्या करते थे? ये जब हमें हमारी कौम पूछेगी, इतिहास हमें पूछेगा, उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे दोस्तों। और इसीलिए आज जागरूक होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत सुरक्षा यात्रा के माध्यम से इन सारे विषयों को जनता तक पहुंचाने का फैसला किया है। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने सत्ता के सिंहासन के लिए आंख मूंद ली, तो फिर जनता के पास जाकर जिन्होंने उन्हें सिंहासन दिया, उनके कोर्ट में अपील हम करेंगे। और उस अपील के भरोसे हम लोग जनता में अलख जगाकर उन सोए हुए लोगों को जिंदा करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश की बात की है, राष्ट्र की बात की है। और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है दोस्तों कि जिस पार्टी ने इस भारत को एक रखने के लिए बलिदान दिया है। इस भारत में जिस समय कश्मीर का विलीनीकरण हुआ, उस कश्मीर के विलीनीकरण के समय दोस्तों हमने कैसा विलीनीकरण किया था? हमने ऐसा विलीनीकरण किया था कि कश्मीर के राज्यपाल को राष्ट्रपति कहा जाता था, कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, कश्मीर में भारत का तिरंगा नहीं फहरता था, कश्मीर को अलग झंडा दिया गया था, अलग ध्वज था। नाम के लिए तो कश्मीर भारत में था, परंतु कश्मीर भारत से पूरी तरीके से अलग था, दूर था। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नारा दिया, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। एक देश में दो राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री, दो संविधान और दो झंडे नहीं चलेंगे। और इस प्रकार का नारा देकर कश्मीर के अंदर हमारे उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए और पूरे कश्मीर में अलख जगाया। दोस्तों, कश्मीर के अंदर उनकी हत्या हो गई, पर उनके बलिदान के ऊपर इस देश में कश्मीर का विलीनीकरण हुआ। और इस देश में यह निर्णय सरकार को लेना पड़ा कि अब कश्मीर में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं रहेंगे। भारत का तिरंगा कश्मीर के ऊपर अगर फहरा तो कांग्रेसियों के कारण नहीं फहरा,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण फहरा, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कारण फहरा। और इसलिए राष्ट्रवाद की बात हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा हुआ है। हम तो इस राष्ट्र के लिए जिएंगे और इस राष्ट्र के लिए मरेंगे। हम कोई सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए। सिंहासन तो हमारे लिए एक जरिया है कि जिसके माध्यम से इस भारत में हम एक ऐसी सत्ता को कायम करना चाहते हैं कि जो सत्ता इस भारत की सुरक्षा को सुरक्षित रख पाए। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, एक एक राज्य के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं, इस भारत में सरकार है या सर्कस है? भारत में सरकार नहीं दिखाई पड़ती, सर्कस दिखाई पड़ती है। एक रिंग मास्टर बाहर बैठा, एक रिंग मास्टर अंदर बैठा और कुछ जोकर इस भारत के मिनिस्टर बनकर और भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सरकार को हम सहन करेंगे, इस सर्कस को हम सहन करेंगे क्या? यह सवाल पूछने की आवश्यकता है। और इसलिए दोस्तों, आज अडवाणी जी की इस यात्रा के माध्यम से एक और भारत में अडवाणी जी निकले, दूसरी ओर राजनाथ जी निकले। दोनों यात्राएं निकली है भारत के एक एक कोने में जाकर। ये यात्राएं अलख जगाएगी, ये यात्राएं लोगों में जागृति लाएगी और ये यात्राएं लोगों के जागृति के आधार पर दिल्ली के सिंहासन पे सोए हुए लोगों को झंझोड़ कर उठाएगी। और एक बार ये देश अगर जागा, इस देश का युवक जागा, इस देश का नागरिक जागा, तो फिर इस देश के ऊपर आंख उठाकर देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती। और दोस्तों, मैं इसीलिए आज इस मौके पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, अडवाणी जी बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं और इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।